हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये काफी दिनों बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी एक टूल के बारे में, एक्टिव डायरेक्टरी के एक टूल के बारे में जो बहुत ही पावरफुल टूल है और ये एडवांस लेवल में बहुत ही काम आता है। ठीक है, बेसिक लेवल पे अगर मैं बात करूं तो एक टूल है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर। ठीक है, जिसके थ्रू हम नए यूजर्स बनाते हैं, डोमेन में कंप्यूटर्स को ज्वाइन कराते हैं। इस टूल को आपने देखा ही है। तो ये एक पावरफुल टूल नहीं है, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक टूल हमें दिया है, ADSI एडिट। ठीक है, ये एक पावरफुल टूल है। इसके थ्रू आप एक्टिव डायरेक्टरी के पार्टीशंस क्या होते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस होता है हमारा, वो होता है NTDS। ठीक है, NTDS हमारा कितने चार पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि मैंने अभी तक बताया। डोमेन पार्टीशंस, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशंस, स्कीमा पार्टीशंस और एप्लीकेशन पार्टीशन। ठीक है, तो ये चार पार्टीशंस में हमें कोई भी मॉडिफिकेशंस, ठीक है, क्रिएशन, डिलीशन, कुछ भी करना होता है तो हम किसके थ्रू करते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आपको कुछ एक्सपर्टीज करनी है तो इस टूल के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टूल के बिना आप एक्टिव डायरेक्टरी में एडवांस लेवल पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इस टूल को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम इस पे काम कैसे कर सकते हैं। और इसमें एक रिस्क ये रहता है कि ये इतना पावरफुल टूल है तो आपसे गलती होने के चांस भी रहेंगे। ठीक है, जिसे हम ह्यूमन एरर बोलते हैं। ह्यूमन एरर का मतलब ये हो गया, यहाँ पर मान लीजिए आपको डिलीट करना था या मॉडिफाई करना था सम वैल्यू, आपने उसका जस्ट अपोजिट कर दिया या कुछ वैल्यू डिफरेंट डाल दी, तो वो भी एक ह्यूमन एरर में काउंट की जाती है। तो आपको इस टूल पे काम करने से पहले थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं इस टूल के बारे में, हम जानते हैं कि हम इसमें कैसे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और क्या क्या हम पॉसिबिलिटीज हैं, और इस टूल के थ्रू हम और क्या क्या कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ग्लोबल कैटलॉग का डेटाबेस भी होता है हमारा, GC डेटाबेस, आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हो इस टूल के थ्रू। इंटरव्यू में मैं जनरली पूछ लेता हूँ ये क्वेश्चंस कि ग्लोबल कैटलॉग को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, अगर ग्लोबल कैटलॉग के डेटाबेस को हम देखना चाहते हैं तो कौन सा टूल हम यूज करते हैं। ठीक है, तो या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ADSI एडिट का यूज करके आप ग्लोबल कैटलॉग को कैसे कनेक्ट करोगे? तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं चल के कि हम इस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे। हमारा डोमेन कंट्रोलर पे बाय डिफॉल्ट ये आपको टूल मिलता है, एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल। ठीक है, इसके बारे में आपको पता ही है अच्छे से, एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल। ठीक है, तो ये हमारा टूल होता है, अगर आप इस पे देख सकते हो। ठीक है, आप इस पे यूजर्स, कंप्यूटर्स, ठीक है, OU होते हैं हमारे, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही। ठीक है, अब अगर ADSI एडिट की बात करें तो ADSI एडिट को कनेक्ट करने के लिए आप टूल्स पे क्लिक करोगे। ADSI एडिट ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है जिसके ऊपर ये बाय डिफॉल्ट ये टूल आपको मिलता है। ठीक है, अगर हमारा मेंबर सर्वर है, कोई मेंबर सर्वर है, तो उसके ऊपर आप टूल ये इंस्टॉल कर सकते हो अलग से। ठीक है, वो भी हम करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डोमेन कंट्रोलर की बात कर लेते हैं। डोमेन कंट्रोलर पे आपको पता होगा, जैसे ही डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो ये बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसमें से एक टूल है हमारा ADSI एडिट। अब अगर मैं इस टूल को ओपन करता हूँ, यहाँ पर कुछ ये ऑलरेडी कनेक्टेड है कुछ पार्टीशन से, तो मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये टूल जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये इस टाइप का आपको मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करना है आपको, तो कनेक्ट टू ऑप्शन आएगा। दूसरा, यहाँ पर भी आप एक्शन पे क्लिक करोगे तो कनेक्ट टू का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कनेक्ट टू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, NTDS चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है,
तो पहला पार्टीशन हमारा यहाँ पे लिख के आ रहा है डिफॉल्ट नेमिंग पार्टीशन। आप इसको समझ लीजिए डोमेन नेमिंग पार्टीशन टाइप का ही है ये। ठीक है, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन मैंने आपको बताया था, स्कीमा पार्टीशन और रूट डीएससी। ठीक है, अब एप्लीकेशन पार्टीशन को कनेक्ट करने के लिए एक अलग फंडा है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट करते हैं एप्लीकेशन पार्टीशन को। एप्लीकेशन पार्टीशन में हमारा क्या है, डीएनएस। ठीक है, हम डीएनएस को कैसे कनेक्ट करते हैं एप्लीकेशन पार्टीशन के थ्रू। ठीक है, और रूट डीएससी क्या है, रूट डीएससी नया है। तो दोस्तों जैसे ही हम पहला डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं अपने एनवायरनमेंट, पहला डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर हमारा क्या होता है, रूट डोमेन कंट्रोलर होता है। रूट डोमेन कंट्रोलर के टाइम पे हम बहुत सारी चीजें डिफाइन करते हैं, जस्ट सपोज फॉरेस्ट डीएनएस, सॉरी, हम रूट डोमेन कंट्रोलर के टाइम पे क्या डिफाइन करते हैं, फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल। ठीक है, फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर जब हम बनाते हैं किसी भी फॉरेस्ट का, तो हम वहां पे डिफाइन करते हैं फॉरेस्ट डोमेन फंक्शनल लेवल। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हम उस समय उस रूट डोमेन कंट्रोलर को बताते हैं। तो वो वैल्यू कहाँ जाके सेव हो जाती है, रूट डीएससी में। ठीक है, वो क्योंकि वो किसी के पार्ट नहीं है, मतलब किसी डेटाबेस का पार्ट नहीं है, पार्टीशंस का पार्ट नहीं है, तो वो वैल्यू जाके आपकी कहाँ सेव हो जाती है, यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हो रूट डीएससी में बहुत सारी वैल्यू दिखी हुई है, एलडेप वर्जन कौन सा सपोर्ट करता है, एलडेप पॉलिसीज क्या है, तो यहाँ पर आप रूट डीएससी की वैल्यू देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब अगर आपको कनेक्ट टू डिफॉल्ट नेमिंग पार्टीशन से कनेक्ट करना है, नेमिंग पार्टीशन डोमेन पार्टीशन से कनेक्ट करना है, तो आप डोमेन पार्टीशन पे आप क्लिक करोगे। मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा डोमेन नेमिंग पार्टीशन। अगर आप इसको इस कंसोल को ओपन करोगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर कंसोल को, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो फोल्डर्स हैं वो यहाँ पर भी फोल्डर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फोल्डर्स हैं वो यहाँ पर भी है, डोमेन पार्टीशन, क्योंकि ये इस डोमेन का जैसा कि मैंने अपने डोमेन पार्टीशन वाले वीडियो में बताया था, डोमेन पार्टीशन पर्टिकुलर एक डोमेन का होता है। करेक्ट, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भी जो दिख रहे हैं वो यहाँ पर भी दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फोल्डर्स पूरे के पूरे दिख रहे हैं, मैंने क्या किया, इसको व्यू पे जाके एडवांस पे क्लिक किया तो मुझे पूरे फोल्डर दिखे। वरना यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये फोल्डर है, यहाँ पर एक मैंने कस्टम फोल्डर बनाया हुआ है आईटी, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है। बट मैं जैसे व्यू एडवांस फिल्टर कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको कस्टम फोल्डर आईटी दिख रहा है। तो एक क्वेश्चन उठता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन जनरली पूछता हूँ, क्या हम कोई फोल्डर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंसोल पे बना सकते हैं और वो हाइड हो, ठीक है, और उसको हम हाइड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हम जनरली इंटरव्यू में पूछते हैं। तो कर सकते हैं, बट वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट सपोज मान लीजिए एक आप फोल्डर बनाने जा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, फोल्डर क्या हो गया हमारा, ओयू हो गया। ठीक है, ओयू हम बनाने जा रहे हैं एचआर के नाम से, एक एचआर के नाम से ओयू हमने बना लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये ओयू बन गया। अब मुझे इसको हाइड करना है। ठीक है, हाइड कहाँ से करना है, कि अगर जब मैं एडवांस करूं तो ये फोल्डर अभी यहाँ पर एडवांस नहीं है, क्लिक बेसिक पे है कंसोल, तो ये मुझे फोल्डर दिख रहा है। बट मैं चाहता हूँ बेसिक में ना दिखे, मुझे सिर्फ एडवांस फीचर्स पे जब मैं क्लिक करूं तब मुझे ये दिखे। ठीक है, तो मैं इसको हाइड कर दूंगा। नॉर्मली कोई कंसोल खोलेगा तो उसको ये फोल्डर नहीं दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस कंसोल्स के थ्रू नहीं कर सकते एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर से। आपको उसके लिए आपको आना पड़ेगा एडीएसआई एडिट में। एडीएसआई एडिट में यहाँ पर आपको ये फोल्डर देखोगे आप। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज पे आओगे, प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे सो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये एक एट्रीब्यूट है जो लिख के आ रहा है सो इन एडवांस व्यू ओनली। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें अभी इस पे कोई वैल्यू सेट नहीं है, आपको ट्रू करना पड़ेगा कि भैया मुझे सिर्फ ये एडवांस पे ही दिखे। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आके रिफ्रेश करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप आके रिफ्रेश करोगे, ठीक है, वो फोल्डर एचआर वाला यहाँ से हाइड हो गया, अब आपको नहीं दिख रहा है।
ठीक है। अगर आपको उसको देखना है तो एडवांस पे क्लिक करोगे तो वो आपको एचआर वाला फोल्डर यहाँ पर दिखने लगा। तो ये है एडीएसआई एडिट का बेनिफिट्स। आप एडीएसआई एडिट पे किसी भी एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, आप एडीएसआई एडिट से किसी भी एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हो। एट्रीब्यूट किसका पार्ट होता है? स्कीमा का पार्ट होता है। ठीक है, अब हम स्कीमा के बारे में हल्का सा रिकैप करते हैं। स्कीमा के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, बट यहाँ पर क्विक व्यू ले लेते हैं स्कीमा के बारे में। ठीक है, स्कीमा हमारा क्या होता है दोस्तों? क्लासेस और एट्रीब्यूट का कलेक्शन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। क्लासेस क्या होती हैं? अगर क्लासेस हम यहाँ पर समझें एक्टिव डायरेक्टरी में, तो यूजर एक क्लास है, कंप्यूटर एक क्लास है। ठीक है, कंप्यूटर एक क्लास है, ग्रुप एक क्लास है। अगर इसको हम रियल लाइफ से सिनेरियो से कंपेयर करें, तो ह्यूमन, इंसान क्या है? एक क्लास है नेचर के हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं हूं एक, ठीक है, मैं भी क्या हूं? एक इंसान हूं। ठीक है, मेरे भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक दो आंखें हो गई, ठीक है, दो हैंड हो गए, दो, फिर नाम हो गया मेरा, एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और मैं क्या हूं? ह्यूमन। ये क्या है? एक क्लास। ठीक है, इंसान। वैसे ही यहां पर यूजर, ठीक है, यूजर क्या है? एक क्लास है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है? नेम। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी के हिसाब से। और एट्रीब्यूट्स क्या है? फोन नंबर, एड्रेस, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। वैसे ही कंप्यूटर, कंप्यूटर का नाम, ठीक है, लास्ट लॉगिन, ये सब सारे करके एट्रीब्यूट्स होते हैं। वैसे ही ग्रुप्स के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हुए। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं एडीएसआई एडिटर पे और देखते हैं कि हम कैसे एट्रीब्यूट्स को, अगर हमें एडिट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं एडीएसआई एडिटर को यूज करके। ठीक है, उसके लिए आपको एडीएसआई एडिटर को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन सारी चीजों को रिमूव कर देता हूँ, फिर से आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, एडीएसआई एडिटर को ओपन करेंगे, फिर कनेक्ट टू पे आप क्लिक करेंगे। यहां पर आएगा आपको क्या? स्कीमा। स्कीमा पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा पाथ चेंज हो गया। ठीक है, एलडेप क्यूरी हो रही है। एलडेप क्यूरी कौन कर रहा है? ये टूल कर रहा है। एलडेप क्यूरी किसको कर रहा है? इस लोकल कंप्यूटर को कर रहा है जिसके ऊपर मैं ये रन करने जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये देख रहे हो आप, डोमेन आर सर्वर दैट यू लॉग्ड इन टू। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर के ऊपर से मैं रन कर रहा हूं। अगर आप किसी दूसरे सर्वर से आप इस चीज को ओपन कर रहे हो तो आपको उस सर्वर का नाम देना पड़ेगा जिसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी पड़ा हुआ है, मतलब उस डोमेन कंट्रोलर का आपको यहाँ पर नाम देना होगा। ठीक है, तो मैं स्कीमा से कनेक्ट हो गया हूँ। स्कीमा को जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर आपको लिख के आएगा क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये देखिए एट्रीब्यूट स्कीमा, मतलब एट्रीब्यूट्स हैं ये। ठीक है, अगर आप इस पे एक बार और क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लास स्कीमा, ये सारी क्लासेस हैं। यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर, जैसा कि मैंने बताया था, कंप्यूटर एक हमारी क्या है? क्लास है। कंटेनर एक हमारा क्लास है। कॉन्टेक्ट एक हमारा क्लास है। ठीक है, तो ये यहाँ पर यूजर भी एक क्लास होगी। ठीक है, आप यूजर को भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो, तो वो भी आपको एक क्लास मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा मे बी। यूजर, ये देखिए यूजर एक क्लास है। अब अगर मैं इस यूजर को क्लिक करता हूं तो यहाँ पर उसके एट्रीब्यूट्स लिख के आ रहे हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अगर आप मैंडेटरी हटा देते हो तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं उसके, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स भी आपको दिख रहा है। ठीक है, हम एक यहाँ पर नया एट्रीब्यूट्स अगर बनाना चाहते हैं तो हम वो भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले स्कीमा को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। वो मैंने स्कीमा के वीडियो में आपको बताया था कि हमें पहले स्कीमा को रजिस्टर्ड करने के बाद आप जो ना उसके ऑब्जेक्ट को, एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे बना सकते हो। मैं उसका लिंक, अपने उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आप बेल आइकन में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बार में भी
मैं ग्लोबल कैटलॉग और स्कीमा का लिंक आपको दे दूंगा, आप उन वीडियोस में पूरा देख सकते हो कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा और स्कीमा के बारे में। अगर आपको ग्लोबल कैटलॉग को कनेक्ट करना है तो ग्लोबल कैटलॉग को भी सिंपली आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने अपने ग्लोबल कैटलॉग के वीडियो में भी आपको बताया था। यहाँ पे लिखोगे जीसी, ठीक है, फिर एडवांस पे आपको जाना है, एडवांस पे यहाँ पर ग्लोबल कैटलॉग लिखना है, ठीक है। तो ग्लोबल कैटलॉग को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, जीसी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्लोबल कैटलॉग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप मेरा वो वाला वीडियो आप देख सकते हो जो ग्लोबल कैटलॉग के बारे में है। उसमें ग्लोबल कैटलॉग हमारा तब काम करता है जब आपके पास मल्टीपल डोमेन होती हैं, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, सिंगल डोमेन कंट्रोलर है। तो मैं ग्लोबल कैटलॉग का भी लिंक आपको ऊपर बेल आइकन में और डिस्क्रिप्शन बार में दे दे रहा हूँ, आप उस वीडियो में देखो। मैंने एक एक इंफॉर्मेशन बताई है ग्लोबल कैटलॉग के बारे में कि कैसे हम उसके डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, कैसे हम वैल्यूज चेक करते हैं, पार्शियल इंफॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं डिफरेंट डेटाबेस के लिए। तो एडीएसआई एडिट आपको बहुत सारी चीजों में आपके काम आया, ठीक है। ये टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है जब हम इसको जीरो लेवल पे मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। वैसे ही हम एप्लीकेशन लेयर को अगर यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। डीसी इक्वल टू डीएनएस, फॉरेस्ट डीएनएस जोन, ठीक है, फॉरेस्ट। जैसा कि मैंने बताया था आपको, एप्लीकेशन लेयर पे जो है आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन किसकी रहती है, एप्लीकेशन पार्टीशन में डीएनएस की, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न हिंदी, ठीक है, डीसी कॉम। अभी क्या मैं फॉरेस्ट डीएनएस जोन से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। फॉरेस्ट डीएनएस जोन हमारा क्या है, एप्लीकेशन पार्टीशन का एक पार्टीशंस है, सब पार्टीशंस है, ठीक है। उसके अंदर डीएनएस जोन की इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। तो आपको ये क्वेरी लिखनी होती है जब आप डिस्टिंग्विश नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैं माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस एमएसडीएससीएन से कनेक्ट हो गया हूँ। तो यहाँ पर ये आपको डीएनएस की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो फॉरेस्ट में जो भी आपकी जोन होगी, अभी फॉरेस्ट में अगर हम यहाँ पर डीएनएस कंसोल ओपन करें तो फॉरेस्ट में हमारे पास क्या है, एमएसडीसीएन है, ठीक है। एम एस डी सी एन है, ये एम एस डी सी एन है, ये हमारी कहाँ पे है, रिप्लिकेट हो रही है, ये हमारी डोमेन पे रिप्लिकेट हो रही है। अगर हमें डोमेन डीएनएस जोन को कनेक्ट करना हो तो वो भी बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर सेटिंग्स में से ये कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये कॉपी करने के बाद आप जो है इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ये पेस्ट करना पड़ेगा पाथ, और यहाँ पर आपको फॉरेस्ट की जगह पे डोमेन करना पड़ेगा, डोमेन, ठीक है। ऊपर भी आपको डोमेन डीएनएस लिख दो, ठीक है। मैंने डोमेन डीएनएस लिख देता हूँ, ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको बस पता चलता रहे कि आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एम एस डी एस सी एन ओपन करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो लर्न हिंदी डॉट कॉम, हमारे पास कितनी जोन्स हैं। अभी फॉरवर्ड पे अगर हम क्लिक करें, एम एस डी सी एन है और लर्न हिंदी। एम एस डी सी एन बाई डिफॉल्ट ये फॉरेस्ट वाइड रिप्लीकेट होती है, तो ये फॉरेस्ट वाले में दिख रही है हमें एम एस डी सी एन, यहाँ पर आप देख रहे हो। और जो हमारी लर्न हिंदी है वो हमारी जो रिप्लिकेट होती है बाय डिफॉल्ट डोमेन वाइज रिप्लिकेट हो रही है, ठीक है। ये देख रहे हो आप डोमेन लिखा हुआ, तो ये यहाँ पर हमें दिख रही है। आप डीएनएस वाले वीडियोस में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप डीएनएस वाले वीडियोस में देख सकते हो कि इन जोन्स के बारे में मैंने डिटेल से बताई है, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मेन कंसर्न है एडीएसआई एडिट का, कि एडीएसआई एडिट, ठीक है, हम एडीएसआई एडिट के थ्रू मॉडिफिकेशन क्रिएशन कर सकते हैं। कहाँ पे, एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो हम एडीएसआई एडिट को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टूल होता है, ठीक है। बिफोर यूजिंग दिस टूल आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास प्रॉपर बैकअप है डोमेन कंट्रोलर का,
ठीक है? आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको डोमेन कंट्रोलर का बैकअप, रिकवरी, ठीक है? रिकवरी प्लान, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा एक-एक करके, ताकि आप कभी किसी इश्यू में ना फँसो, आपको पहले से ही पता हो। इश्यूज़ हम क्रिएट करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में और उनको रिज़ॉल्व भी करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो, आशा करता हूँ, ठीक है? तो आप बिफ़ोर एडिशन अगर आप कुछ भी करो तो पहले बैकअप ज़रूर लेना, ठीक है? तो और इसमें मॉडिफ़ाई करना थोड़ा-सा मतलब एडवांस लेवल पे काम है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लैब में ईडीएसआई एडिटर के थ्रू, ठीक है? तो अब जब आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए तभी आप इसमें मॉडिफ़िकेशन करो एडीएसआई एडिटर के थ्रू। और मैं आपको सजेशन ये देना चाहूँगा, आप अगर कोई भी अपने प्रोडक्शन में काम करने जा रहे हो तो पहले लैब में कर लो, फिर उसके बाद प्रोडक्शन में काम करो। क्योंकि ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हो जाएगा अगर आपने कोई भी रॉन्ग वैल्यू या कोई भी ह्यूमन एरर कर दी एडीएसआई एडिटर पे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो, आपके कोई भी क्वेश्चन्स हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ। थैंक यू।